हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एडुटेक। मैं मोहित चौहान आज आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बेसिक टू एडवांस लेवल की, जिसमें हम जी नीट के PYQ वगैरह कवर करेंगे और NCERT के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिनसे हम सारा कंसेप्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बेसिक फॉर्म में देखेंगे एक रिएक्शन के लिए क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। जब भी हम कोई रिएक्शन कराते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो हमें क्या होता है, तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स हमें होती है। सबसे पहले रिएक्टेंट्स, कि उस रिएक्शन में क्या क्या रिएक्टेंट्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है कैटलिस्ट, कि उस रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, जो तीसरी चीज़ होती है वो होती है एक्सटर्नल कंडीशंस। एक्सटर्नल कंडीशंस मतलब जैसे टेम्परेचर, और प्रेशर। तो ये तीन बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें कोई भी रिएक्शन कराने के लिए। अब देखेंगे हम एल्डोल रिएक्शन में हमें कौन कौन से रिएक्टेंट्स की ज़रूरत होती है और कौन से कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है और कौन से हमें एक्सटर्नल कंडीशंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जो एल्डोल रिएक्शन होती है उसमें हमें 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स चाहिए होते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिनमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, उनको बोलते हैं हम कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये होता है कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब आप बोलोगे ये वाला ग्रुप तो हमारा एसिड में ही प्रेजेंट होता है, पर एसिड में ये ग्रुप, खाली ये ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। एसिड में क्या होता है, हम देखते हैं यहाँ पे OH भी लगा होता है, इसको हम एसिडिक ग्रुप बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ना कि हम इसको वहाँ पे काउंट करेंगे। तो ये जो होता है ये ग्रुप, ये एल्डिहाइड और कीटोन में प्रेजेंट होता है। एल्डिहाइड्स, दूसरा होता है कीटोन्स। तो हमारे दो टाइप्स के कंपाउंड होते हैं जो इस रिएक्शन को देते हैं, एल्डोल रिएक्शन को। ठीक है, अब देखेंगे इन दो टाइप्स में भी कौन से कंपाउंड रिएक्शन देते हैं और कौन से नहीं देते हैं। इसकी सबसे पहली कंडीशन होगी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स which contains at least one अल्फा हाइड्रोजन। अब आपके लिए एक नया टॉपिक हो जाता है कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं। अब अल्फा हाइड्रोजन हम देखेंगे क्या होता है। तो आप सबसे पहले देखिए, हमने एग्जांपल लिया है CH3CHO। इसको आप जानते होंगे, एसिटल्डिहाइड है। तो क्या होता है, ये वाली जो पोजीशन होती है फंक्शनल ग्रुप की, इसको हम हमेशा 0 काउंट करते हैं, और इससे जो राइट हैंड पे हो या लेफ्ट हैंड पे हो उसको हम फर्स्ट काउंट करते हैं। तो जब हम इधर फर्स्ट मूव करेंगे तो ये वाली फर्स्ट पोजीशन हो जाएगी कार्बन की, ये 0 ये फर्स्ट। तो ये जो फर्स्ट वाली कार्बन होती है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इस पर जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं 3 हाइड्रोजन, इनको बोलेंगे हम अल्फा हाइड्रोजन्स। अब हम लेंगे एग्जांपल कीटोन का। जैसे हमने सबसे पहला एग्जांपल लिया कीटोन में एसीटोन का। तो आप देखोगे यहाँ पे तो दोनों साइड में एक एक कार्बन लगी हुई है। तो यहाँ पे ये भी अल्फा कार्बन होगी
और ये वाली भी अल्फा होगी, पर हम इसको काउंटिंग करेंगे अल्फा डैश। तो इसके जो हाइड्रोजन्स होंगे उसको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन्स, और इसको जो इसके जो हाइड्रोजन्स होंगे इसको हम बोलेंगे अल्फा डैश हाइड्रोजन्स। ठीक है, और ऐसी ये चैन जितनी भी लॉन्ग होती चली जाएगी इनकी कार्बन्स की, उतने ही हम इसको नंबरिंग करते रहेंगे। पहली कार्बन जो होगी उसको अल्फा कार्बन, दूसरी कार्बन जो होगी उसको बीटा कार्बन, तीसरी जो होगी उसको गामा कार्बन। ऐसे ही अगर हम राइट हैंड पे देखेंगे तो उधर से फर्स्ट कार्बन होगी अल्फा डैश कार्बन, दूसरी कार्बन होगी बीटा डैश कार्बन, तीसरी कार्बन होगी गामा डैश कार्बन। तो हमें बेसिकली इस रिएक्शन के लिए एक कंसेप्ट था हाइड्रोजन्स का, अल्फा हाइड्रोजन्स क्या होते हैं। हमें इस रिएक्शन के लिए जो बेसिकली नीड है वो होती है एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ये एल्डोल रिएक्शन देगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इस रिएक्शन की डेफिनेशन। डेफिनेशन में मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे हैं, आप ये बोर्ड के एग्जाम के लिए लिख सकते हैं। बाकी वैसे तो मैं आपको जे नीट के लिए पढ़ा रहा हूँ, पर ये बोर्ड में आपके काम आ सकती है। अगर कोई पूछ ले बोर्ड में क्वेश्चन 4 नंबर का, तो ये पूछे कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, तो आप यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिख के एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, अभी हम एक छोटा सा कंसेप्ट और है। मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें बोली हैं, एल्डोल कंडेंसेशन और एक होता है एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन और रिएक्शन में अंतर होता है। एल्डोल रिएक्शन तो होती है जहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, पर अगर उसमें हीट गिवन होगी हमें रिएक्शन में तो वहाँ पे उसका कंडेंसेशन हो जाएगा। कंडेंसेशन क्या होता है, जो मतलब प्रोडक्ट बनता है उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, जब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, वैसे तो कोई भी रिएक्शन हो जिसमें NH3 कोई स्टेबल कंपाउंड जब रिलीज होता है, स्टेबल एक मॉलिक्यूल जब रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। जैसे वाटर हो गया या अमोनिया होगी गैस या फिर नाइट्रोजन गैस हो गई, हम उनको कंडेंसेशन बोल सकते हैं। जब भी कोई एक मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है किसी रिएक्शन से हीट देने के बाद में, तो हम उसको कंडेंसेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंडेंसेशन होगा, पहले रिएक्शन होगी एल्डोल, उसके बाद में उसको हीट देंगे हम, तो कंडेंसेशन प्रोसेस होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। फिर हमारा क्या होगा, जो फॉर्मेशन होगा वो होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। वो मैं अभी आपको एग्जांपल के उसमें समझाता हूँ। पहले आप ये देखिए इसकी डेफिनेशन। द एल्डोल रिएक्शन कंबाइंस टू कार्बोनिल कंपाउंड्स एल्डिहाइड और कीटोन्स टू फॉर्म ए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ये होती है एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, व्हेन हीट इज गिवन इन द रिएक्शन देन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिलीज्ड। जो मैंने आपको अभी कंडेंसेशन प्रोसेस बताया वो ये होता है। इन द लास्ट स्टेप इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। मतलब जब ये कंप्लीट रिएक्शन होगी इसको हम बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। और ये जब हीट नहीं गिवन होगी रिएक्शन में, ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगी जहाँ पे फॉर्मेशन होगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे ओनली एल्डोल रिएक्शन, कंडेंसेशन नहीं लगाएंगे हम उसमें नाम में। ठीक है, जो सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे, द नेम एल्डोल कम्स फ्रॉम एल्डिहाइड और अल्कोहल। यहाँ पे हमने एल्डिहाइड से ALD ले लिया और यहाँ से हमने इसका प्रीफिक्स ले लिया, सॉरी सफिक्स ओल। ठीक है, तो ये हो गया एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, एज द प्रोडक्ट कंटेन्स बोथ ए कार्बोनिल ग्रुप ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। इट कैन ओकर अंडर एसिडिक और बेसिक कंडीशंस विद द इनोल और इनोलेट एक्टिंग एज द न्यूक्लियोफाइल। तो ये लाइन ये कहना चाह रही है कि ये जो रिएक्शन है ये एसिडिक और बेसिक दोनों कंडीशंस में हो सकती है। ठीक है, अभी हम एल्डोल रिएक्शन का एग्जांपल देखिए। यहाँ पे ये 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स लिखे हैं और यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हम ऐसे इसको नेम कर सकते हैं। तो मैंने ये जो पोजीशन बताई थी आपको, ये 0 काउंट करने के लिए बोला था, 0 अल्फा बीटा। तो बीटा पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, अब हम इसका डिटेल में एग्जांपल और मैकेनिज्म देखते हैं। हम एग्जांपल यहाँ पे लेंगे एसीटोन का। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बतानी भूल गया हूँ कि यहाँ पे हम जो मैंने यहाँ पे लिखा था कंडीशंस में, कैटलिस्ट की कंडीशंस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
यहाँ पे कोई कैटलिस्ट तो यूज़ नहीं होता है, पर यहाँ पे हम बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, ठीक है। और बेस भी वो डाइल्यूट हो सकता है, कंसनट्रेट हो सकता है, वो चलेगा, डिपेंड करता है। वैसे हमें इजीली एक्सेसिबल जो बेस होते हैं जैसे NaOH, डाइल्यूट फॉर्म में भी इस रिएक्शन को करा देगा। और जब कोई भी बेस डाइल्यूट फॉर्म में रिएक्शन को करा सकता है तो हमें उसे कंसनट्रेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और ये अभी मैंने आपको दिखाया जैसे कि ये एसिडिक कंडीशन में भी होती है। तो अब देखेंगे हम कौन से एसिड इस रिएक्शन को करा सकते हैं, किसके लिए फिजिबल है। तो एसिड में क्या होता है, डाइल्यूट एसिड जो होते हैं, मान लें डाइल्यूट HCl हमने ले लिया, एक सेकेंड, कंसनट्रेट HCl हमने ले लिया, तो ये रिएक्शन को करवा तो सकते हैं दोनों, पर क्या होगा, इनका जो रिएक्शन का रेट होगा ना बहुत स्लो होगा। और जो हम बेस की फॉर्म में करा रहे हैं, मतलब बेस से इसको रिएक्शन को कराएंगे, वो रिएक्शन रेट बहुत फास्ट होगा। तो हमें नॉर्मल सी बात है, अब कोई भी चीज़ हमें जल्दी चाहिए होती है तो हम उसका यूज़ करेंगे ना, जब वो इजीली एक्सेसिबल है। तो हम बेसिकली यहाँ पे जो रिएक्शन में यूज़ करते हैं वो हम NaOH का ही करते हैं, क्योंकि बहुत इजीली मिल जाता है और रिएक्शन भी काफ़ी फास्ट देता है एज़ कम्पेयर टू एसिड्स। बाकी एसिड से हो जाती है रिएक्शन, पर हम बेस का ही यूज़ करते हैं इस रिएक्शन में, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में करा देता हूँ एग्जाम्पल को, कि मैकेनिज्म भी करानी है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था एसीटोन का, हमने यहाँ पे बेस लिया। तो बेस क्या होता है, ये पॉजिटिव आयन में होता है Na, और OH होता है निगेटिव आयन में। तो यहाँ पे ये क्या करता है, बेस का काम क्या होता है, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में और पहले भी पढ़ा होगा ये कंसेप्ट, कि बेस क्या होता है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है जब हम रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, CH3 COO CH2, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये निगेटिव चार्ज क्या होगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। अब ये रेजोनेंस क्यों कर रहा है, ये भी तो एक कंसेप्ट है कि आप बोल सकते हो कि यहीं पे कुछ मूव कर रहा है, अपने ऊपर क्यों नहीं रोक रहा है इसको, ये यहीं से रिएक्शन करेगा वैसे तो, पर ये इसलिए कर रहा है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बन। जब ऑक्सीजन पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज आएगा तो वो कार्बन के कंपेयर में ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये ऑक्सीजन पे स्टेबलाइज करेगा। तो निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखेंगे। वैसे ही फर्स्ट स्टेप में इतना कंप्लीट होता है, आपको स्टेप बाय समझाऊंगा वरना आप परेशान हो जाओगे। स्टेप सेकंड में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल हमारा फॉर्म हुआ CH3 O नेगेटिव डबल बॉन्ड CH2, ये क्या करता है, एसीटोन के नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे क्या करता है, अटैक करता है। अब आपको इसमें पता लगाना है कि अटैक कहाँ पे करेगा। तो हम देखेंगे ये जो कार्बन होती है, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होती है। ये आपने इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक पढ़ा होगा पहले, छोटा सा कंसेप्ट है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है उसको हम इलेक्ट्रोफिलिक बोलते हैं, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, एक्सेस में होते हैं, उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऑक्सीजन की साइड ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो जब ये यहाँ पे रहेंगे तो इस पर क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, और यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा निगेटिव चार्ज होगा। तो जब इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये यहाँ से जाएगा और यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। और ये कार्बन से ही क्यों अटैक कर रहा है, आप पूछ सकते हो कि कार्बन से क्यों अटैक कर रहा है, ये ऑक्सीजन से भी तो अटैक कर सकता है डायरेक्टली। ये वहाँ पे हमने ऑक्सीजन पे ही क्यों फॉर्म किया, वहाँ का कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन पे क्यों हुआ निगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा स्टेबलाइज है। पर यहाँ पे ये कार्बन से क्यों रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे अटैक कर रहा है। इसका रीज़न ये है कि कार्बन का बॉन्ड जो होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अभी हम ऑक्सीजन से डायरेक्टली यहाँ पे अटैक कराएंगे कार्बन पे, तो ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड उतना, मतलब मैं आपको यहाँ पे समझा सकता हूँ, कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है, और कार्बन का जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा।
तो अब हम जब कोई भी काम करा रहे हैं तो हम स्ट्रॉन्ग ही कराएंगे, स्ट्रॉन्ग ही बॉन्ड फॉर्म करेंगे ना उनका। वीक बॉन्ड तो हम फॉर्म कर नहीं सकते। तो यहाँ पे कार्बन ही इस पर अटैक करेगा। जब कार्बन इस पर अटैक करेगा तो मैं नेक्स्ट पेज में आपको कराता हूँ इसको। यह भी स्टेप सेकंड ही चल रहा है। CH3 COO CH2 निगेटिव CH3। अब ये कैसे फॉर्म हुआ मैं आपको पीछे की स्लाइड से बताऊंगा। जब ये यहाँ पे रिएक्ट करेगा तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इसका डबल बॉन्ड दोबारा से फॉर्म हो जाएगा। तो ये CH2 यहाँ पे अटैक कर रहा है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, तो क्या करेगा, ये दोनों CH3 ग्रुप उधर चले जाएंगे और कार्बन पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, सॉरी, निगेटिव चार्ज आ जाएगा कंप्लीटली। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि ऑक्सीजन पे कंप्लीटली निगेटिव चार्ज आ जाएगा, दोनों CH3 मॉलिक्यूल ऐसे ही लगे रहेंगे और CH2 से जो एक डबल बॉन्ड था वो बॉन्ड यहाँ पे आ गया है जब ये निगेटिव चार्ज यहाँ से मूव कर रहा है। तो जब ये फॉर्म होता है तो ये क्या करता है, ये अपना बर्कअप करा लेता है। अब बर्कअप का मतलब ये होता है कि जब भी कोई रिएक्शन में निगेटिव स्पीशीज हमारी फॉर्म होती है तो हम उसका बर्कअप कराते हैं। बर्कअप कराते हैं हम वाटर से, एक तरीके से इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज जो होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है हाइड्रोजन से, इसी को बोलते हैं बर्कअप। CH3 CH2 COH, यहाँ पे क्या आ गया हमारा OH ग्रुप आ गया। यहाँ पे क्या था CH3 और यहाँ पे क्या था CH3। तो ये हमारा फॉर्म हो गया फाइनल कंपाउंड। ठीक है, इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी। एक सेकेंड, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। कीटोन के हम यहाँ पे लिख सकते हैं एसीटोन। ठीक है, अब मैं आपको नेमिंग समझाता हूँ जैसे मैंने पहले भी समझाया है। ये पोजीशन क्या थी, इसको हम 0 काउंट करते हैं। इससे जो नेक्स्ट पोजीशन होती है उसको अल्फा, यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा डैश, ये अल्फा डैश, और जो उससे नेक्स्ट पोजीशन होगी हमारी होगी बीटा। अब बीटा पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो मतलब बीटा हाइड्रोक्सी और एसीटोन, मतलब बीटा हाइड्रोक्सी एसीटोन। ये इतना ग्रुप क्या है, एसीटोन। यहाँ पे क्या लगा है, बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप, तो ये हो गया बीटा हाइड्रोक्सी एसीटोन। अब क्या होता है, ये हमारी यहाँ तक कहलाती है एल्डोल रिएक्शन। ये जस्ट रिएक्शन है, एल्डोल रिएक्शन। अब हमने अभी तक कंडेंसेशन प्रोसेस नहीं कराया इस रिएक्शन में। अब हम देखेंगे कि हमें रिएक्शन में कंडीशंस में दी हुई है, नहीं दिया हुआ है टेम्परेचर। अगर हमें टेम्परेचर दिया हुआ होगा तो उसको हम कंडेंस कराएंगे बाद में। अगर हमें मान लिया टेम्परेचर दिया है इसी रिएक्शन में तो स्टेप 3 हमारा बढ़ जाएगा एक। स्टेप 3 में क्या होगा, वो वाला जो मॉलिक्यूल होगा जो हमारा फॉर्म हुआ है कंपाउंड, सॉरी, बीटा हाइड्रोक्सी एसीटोन जो हमारा फॉर्म हुआ है वो हीट की प्रेजेंस में कंडेंसेशन करेगा और फॉर्म करेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। उसके लिए क्या होगा कि यहाँ से मैं आपको इसको खोल के लिख लेता हूँ थोड़ा। ये जो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स थे, एक हाइड्रोजन ऐसे ही लगा रहेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या होगा, ये बाइटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। CH3 COO CH डबल बॉन्ड CH3 ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अल्फा बीटा। क्यों लिखा हमने इसमें, इसका नाम है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये हो गया हमारा एल्डोल कंडेंसेशन का फाइनल प्रोडक्ट। अभी हमने इसको अल्फा बीटा क्यों बोला, तो मैंने अभी आपको ऊपर भी समझाया है। ये पोजीशन हमारी 0 हो गई, ये अल्फा हो गई, ये बीटा हो गई। तो ये क्या हुआ, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन तो आपने पढ़ा ही होगा एल्कीन और एल्काइंस वाले चैप्टर में, कि जो कंपाउंड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं उनको हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं, और जो कंपाउंड सिंगल बॉन्ड बनाते हैं उनको हम सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। तो ये क्या है, डबल बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, वैसे हम इसको बोल सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं।
अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये हमारी एल्डोल कंडेंसेशन प्रोसेस पूरा हुआ। अभी इसमें हम देखेंगे 2-3 चीज़ें जो मैं आपको ट्रिक के रूप में बताऊंगा, हमें क्या क्या चीज़ों की नीड है और कैसे कैसे इस रिएक्शन को हम शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले हमें देखना है रिएक्शन में हमें दिया क्या हुआ है, मतलब बेस कौन सा दिया है। तो ये मस्ट है कि हमें डाइल्यूट NaOH दिया हो। मैंने इसकी अभी एसिड वाली मैकेनिज्म नहीं कराई है, आप बोलोगे तो उसको भी नेक्स्ट लेक्चर में मैं करा दूंगा। बाकी एसिड में भी ये रिएक्शन हो सकती है अगर बेस नहीं दिया है। अगर आपको डाइल्यूट या कंसनट्रेटेड HCl दिया है, मतलब ये मैं डाइल्यूट वर्ड हटा ही देता हूँ, आपको एसिड दिया है ना, तो ये रिएक्शन एसिड में भी हो सकती है। आपको मैं एग्जांपल लेकर उसमें बता दूंगा। इसकी मैकेनिज्म कराने का कोई इतना बेनिफिट है नहीं, आपको मतलब है आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो जाने चाहिए इजी और ट्रिक से। कंसेप्ट इसका भी सेम है, मैकेनिज्म इसकी भी सेम है। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले हमें चाहिए डाइल्यूट NaOH या कोई एसिड्स। ठीक है, अगर हमें इतनी चीज़ें दी हुई हैं तो हम उस रिएक्शन में क्या करेंगे, एल्डोल रिएक्शन, और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो हम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन तक छोड़ देंगे। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन तक हम उसका प्रोडक्ट बना हुआ छोड़ देंगे। और अगर हमें टेम्परेचर दिया है रिएक्शन में, मतलब ये कंडीशन तो दी है हमें और हमें हीट भी दी हुई है, तो हम उसका क्या करेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन कराएंगे। तो उसमें क्या हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का हमारा फॉर्मेशन होगा अगर हमें हीट भी गिवन है इसके साथ साथ। ठीक है, अब हम एक इसकी छोटी सी ट्रिक देख लेते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था CH3 COO, यहाँ पे हमने हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लिखेंगे और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लिखेंगे। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल था कार्बोनिल का, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं और हम यहाँ से सीधा सीधा दिखाएंगे कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो रहा है और हमारा क्या फॉर्म कर रहा है, एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट। एक कार्बन, ठीक है, तो ये हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। ये यहाँ पे एक ट्रिक है कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल से, 1 से ऑक्सीजन हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन के लिए ट्रिक है। अब हम देखेंगे एल्डोल रिएक्शन के लिए क्या ट्रिक होगी। तो बस इतनी ही ट्रिक है कि यहाँ से 1 हाइड्रोजन हम रिमूव करेंगे और वो हाइड्रोजन हम ऑक्सीजन से अटैच कर देंगे। जैसे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, CH3 COO CH2, ये हाइड्रोजन हमारा और ये ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड CH3 CH3। इसमें ये ट्रिक है, मैं नीचे लिख देता हूँ कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से हटेगा और ये ऑक्सीजन पे जाके अटैच हो जाएगा। जब ये ऑक्सीजन पे जाके अटैच होगा तो यहाँ से रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और आ जाएगा। ठीक है, CH3 COO CH2 कार्बन, यहाँ पे OH CH3 CH3। मतलब जब ये बॉन्ड यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन पे जाके लगेगा तो यहाँ पे क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, हाइड्रोजन चला जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये यहाँ से जाके बॉन्ड बना लेगा आपस में। यहाँ पे जब ये आपस में बॉन्ड बना लेगा तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे चला जाएगा, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे लगा और CH2 का बॉन्ड बन गया इस वाली कार्बन से।
तो ये इसकी ट्रिक है कि आपको एक हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल से रिमूव करके दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से अटैच करना है, और जो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ये आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी ट्रिक हो गई है। अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चंस PYQ। इसके क्वेश्चन है, ये PYQ है, नीट में आया हुआ है। इसमें क्या पूछ रहा है, आपको पहले एक छोटा सा कंसेप्ट और बताना है। मान लिया यहाँ पे हमारे सेम कंपाउंड के हमने मॉलिक्यूल लिए हैं दोनों बार, कि हमने एसीटोन एसीटोन ही लिया है, दोनों जो दो मोल ऑफ कंपाउंड हमने लिए हैं वो दोनों हमने एसीटोन एसीटोन लिया है। हम वहाँ पे ऐसे भी ले सकते हैं कि एक तो हम एसीटोन ले लें, मतलब कोई भी कीटोन कंपाउंड ले लें, और दूसरा हम उसके साथ में एल्डिहाइड ले सकते हैं। तो जब हमारी ये सिचुएशन होगी तब भी एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल रिएक्शन होगी। एल्डोल रिएक्शन पॉसिबल, पर वहां पे क्या होगा, इसका नाम जो होगा वो चेंज हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन या रिएक्शन। तो यहाँ पे एक क्रॉस वर्ड लग गया। जब वहाँ पे हमारे दोनों जो हमें सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट दिए होंगे दोनों अलग होंगे, एक एल्डिहाइड होगा एक कीटोन होगा, तो वहाँ पे हम बोलेंगे क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब इसके ऊपर ही बेस्ड पहला क्वेश्चन है ये, जो नीट में आया हुआ है। यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी का न्यू क्वेश्चन है और नीट में आया हुआ है 2020 में। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, एक सेकेंड। रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड, तो हम बेंजल्डिहाइड लिखेंगे। बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन। तो एसिटोफिनोन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH इज नोन एज। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, एसिटोफिनोन और बेंजल्डिहाइड दोनों क्या है, अलग अलग कंपाउंड दिए गए हैं हमें। ठीक है, तो जो बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन की रिएक्शन हम कराएंगे, यहाँ पे क्या है, एसिटोफिनोन मतलब ये कीटोनिक ग्रुप है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है। तो अभी मैंने आपको समझाया, इसमें हमें इतना टाइम नहीं लगाना है कि जब हमें दोनों चीज़ें अलग अलग दी गई होंगी तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों अलग अलग दिए गए हैं, तो यहाँ पे सीधा सीधा सा बहुत ईजी है कि क्रॉस एल्डोल हो जाएगा इसका आंसर। ये जो रिएक्शन कराएगा डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, ये कराएगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। ये भी PYQ है, इसका ईयर लिखा हुआ नहीं है कब आया था, पर यह है PYQ। ये जो कंपाउंड लिखा है, डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन ड्यू टू, इसका रीज़न पूछा है कि ये क्यों नहीं एल्डोल कंडेंसेशन देता है। तो अभी हम कंपाउंड देखते हैं क्या दिया गया हमें। कंपाउंड हमें ये गिवन है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ये कंपाउंड दिया गया हमें। आप देखो अब इस कंपाउंड में हमें क्या कमी लग रही है कि ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दे सकता, उसका रीज़न ही हमें पूछा है। तो पहला रीज़न क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मेथाइल ग्रुप्स, मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मेथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। ये क्या होता है, +I दे रहे हैं ना, +I इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो ये तो कोई रीज़न नहीं हो गया कि अगर ये 3 इसको दे रहे हैं तो ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दिखाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहला हमारा गलत हो जाता है। दूसरा क्या है, क्लीवेज टेकिंग प्लेस बिटवीन CHO बॉन्ड, मतलब जो बॉन्ड का क्लीवेज होगा वो इनके बीच में होगा, इस ग्रुप के बीच में होगा, यहाँ से यहाँ तक। तो ऐसा कुछ तो होता ही नहीं है एल्डोल कंडेंसेशन में। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाता है। जो तीसरा पॉइंट है, ये हमें देखना पड़ेगा अच्छे से, अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इन द मॉलिक्यूल। तो मैंने आपको पहले ही इसकी कंडीशंस बताई थी कि एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए मॉलिक्यूल में, तभी वो रिएक्शन दे पाएगा, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, मैंने मान लिया हमें 0 पोजीशन हमने ले ली, ये वाला जो है कार्बन, ये अल्फा कार्बन है। अब इस पर कोई हाइड्रोजन लगा है, नहीं लगा ना, जब अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा कैसे। तो वही रीजन हमें यहाँ पे पूछा है कि क्यों नहीं देगा रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन। तो उसका इजी से आंसर है कि अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम
इन द मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसलिए नहीं देगा एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल अंडरगो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड डाइल्यूट एल्किली। एल्किली क्या होता है? बेस ही होता है हमारा। ये कोल्ड फॉर्म में लिया है, कोल्ड में भी रिएक्शन करा सकता है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, तो इनमें कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दिखाएगा? सेल्फ एल्डोल, ये बोल सकते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ एल्डोल मतलब ये है कि सेल्फ इसलिए लगा दिया कि अपने ही मॉलिक्यूल के साथ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दे सकता है। कौन सा ऐसा? तो हम पहला लेंगे, जो पहला दिया है इसमें अल्फा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है पर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो हमारा जो बेस होगा वो यहाँ से हाइड्रोजन रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है क्योंकि ये ऑलरेडी डीलोकलाइजेशन में है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, तो ये तो ऑलरेडी डीलोकलाइजेशन में है बॉन्ड, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्यों रिमूव होगा? ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल जो गिवन है ये गलत हो गया पहला हमारा। दूसरा क्या है? CH ट्रिपल बॉन्ड C, तो यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है, तो मतलब ये भी रिएक्शन नहीं देगा। तीसरा हमारा क्या है? बेंजल डाइड, बेंजल डाइड में अल्फा हाइड्रोजन होते ही नहीं है, तो ये भी रिएक्शन नहीं देगा। अब हमारा डी ऑप्शन क्या है? ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखो 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। दो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो जब यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होगा बेस की प्रेजेंस में तो ये रिएक्शन दे देगा एल्डोल कंडेंसेशन। तो आपने एक चीज़ देखी होगी, 3 PYQ मैंने आपको कराए कि जब भी हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है नीट में या फिर जी में, तो वो कंडीशंस के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ रहा है कि बस वो हमें कंडीशंस याद रखनी है एल्डोल कंडेंसेशन की, उसमें क्या क्या कंडीशंस की रिक्वायरमेंट्स है। तो पहला बेस है, दूसरा वहाँ पे हीट होनी चाहिए तो वहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस होगा, हीट नहीं गिवन होगी तो वहाँ पे रिएक्शन होगी, ठीक है। तीसरा हमारा जो अल्फा हाइड्रोजन है, अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे तो रिएक्शन पॉसिबल होगी, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा तो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगी। तो हम अब देखेंगे हम एनसीईआरटी में जो आपके क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2017 में आपका नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, हम देखते हैं। विच प्रोडक्ट इज जनरेटेड व्हेन साइक्लोहेक्सेनोन अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन एंड इज सब्सिक्वेंटली हीट, मतलब हीट हमें गिवन है रिएक्शन में, और कौन सा ऐसा साइक्लोहेक्सेन है, मतलब कौन सा जब साइक्लोहेक्सेन अपने ही मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराएगी तो कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा, ये कहना चाहता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम देखेंगे, इसकी रिएक्शन देख लेते हैं हम इसको ट्रिक्स के बेसिस पे देखेंगे। मैंने जैसे आपको ट्रिक बताई थी कि हमारी साइक्लोहेक्सेन नॉन है, ठीक है, ये क्या है? साइक्लोहेक्सेनोन। जब हम इसका दूसरा कंपाउंड लेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन लगाएंगे और यहाँ पे साइक्लोहेक्सेनोन बना लेंगे। अब मैंने आपको ट्रिक में बताया था कि जो ऑक्सीजन है और उसके जो अल्फा कार्बन है उसके जो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है। अब इस कार्बन की 4 वैलेंसीज कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये दोनों हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और कंपाउंड क्या फॉर्म करेंगे हमारा? यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे हमारा दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये कंपाउंड हमारा फॉर्म हो रहा है। कितना इजी क्वेश्चन आया है, ठीक है, और आपके मार्क्स पक्के हो गए इतने इजी क्वेश्चन से। ये पहला ही ऑप्शन है हमारा, ये देखो ये वाला मॉलिक्यूल है जिसमें हमने ऑक्सीजन लगा के रखा है, ये यहाँ के 2 हाइड्रोजन थे इसके, और ये ऑक्सीजन के साथ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर दिया है और ये कंपाउंड फॉर्म कर दिया है, ठीक है। ये क्या होगा? अगर इस रिएक्शन में हीट नहीं गिवन है, ये जो लिखा है लाइन सब्सिक्वेंटली हीट, ठीक है, अगर हीट गिवन नहीं होगी तो हमारा जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा वो ये होगा। ये कंपाउंड कौन सा है? सॉरी, ये वाला कंपाउंड ही फॉर्म होगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ नहीं लगा है। तो हमारा जो कंपाउंड फॉर्म होता है रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन, वो होता है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड। तो यहाँ पे मतलब एल्डिहाइड या कीटोन का कोई ग्रुप नहीं लगा है, और ये हो गया, और ये वाला कंपाउंड फॉर्म होगा हमारा। नहीं, ये वाला भी फॉर्म नहीं होगा फिर, मतलब ये क्या है, तीनों कंपाउंड हमारे एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन में बनेंगे ही नहीं, ठीक है, यही कंपाउंड हमारा फॉर्म होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, ये करने जरूरी है क्योंकि ये नीट में आएंगे डायरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, तो इनमें कौन सा कंपाउंड है चारों में से जो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा? तो पहला तो देगा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरा भी देगा, यहाँ पे भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तीसरा भी देगा, यहाँ पे 3 इधर है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है। ये क्या होता है? HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में आपको अल्फा कार्बन ही नहीं दिख रही है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा? तो यही ऐसा कंपाउंड है जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड द प्रोडक्ट बिफोर डिहाइड्रेशन इज। देखिए क्वेश्चन आ गया है वही वाला जो मैं आपको बार बार पॉइंट कर रहा हूँ कि एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ भी गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में, जो एल्डोल कंडेंसेशन है, रिएक्शन यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा है, जो एल्डोल कंडेंसेशन है उसमें कौन सा प्रोडक्ट होगा जो डिहाइड्रेशन से पहले फॉर्म होगा? तो डिहाइड्रेशन होता है लास्ट स्टेप में, तो अब हमारा क्या फॉर्मेशन होता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। अगर हम डिहाइड्रेशन नहीं कराएं तो क्या फॉर्म होगा? मैंने आपको कई बार ये चीज़ बताई है कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। यहाँ पे देखिए कौन सा कंपाउंड है जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन दिया गया है। तो पहला कंपाउंड हमारा, ये तो अल्फा बीटा दे दिया है हमें, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड दिया है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो हाइड्रेशन के बाद फॉर्म होता है, डिहाइड्रेशन के बाद फॉर्म होता है। यहाँ पे डिहाइड्रेशन से बिफोर पूछा है। दूसरा कंपाउंड देखिए, मेरे को यही आंसर लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? ये तो सीधा सीधा एसीटोन दे दिया, तो ये तो होगा ही नहीं, ये होगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी सीधा सीधा हमें एथिल अल्कोहल दे दिया, तो ये भी नहीं होगा। ये वाला कंपाउंड हमें देख के लग रहा है, तो हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं थोड़ा सा कि ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या नहीं। तो यहाँ पे क्या लगा है हमारा? OH ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप। तो मैंने आपको कई बार बोला है कि ये पोजीशन हम मान लेते हैं 0, ये वाली पोजीशन है अल्फा, ये होगी बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो यही वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यहाँ पे लगा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट फॉर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कौन सा स्टेटमेंट है जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के हिसाब से इनकरेक्ट है? हम नीचे से देख लेते हैं इस बार। इट इज ए CC बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शन, CC बॉन्ड फॉर्मेशन तो करता है, तो ये तो करेक्ट है। हमसे क्या पूछा है? इनकरेक्ट। हमें ये भी ध्यान देना होगा, कभी कभी क्या होता है जब क्वेश्चंस आते हैं, ये काफ़ी बार मुझसे भी हुआ है अपने एग्जाम्स में, गेट वगैरह में, कि क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछता है और हम करेक्ट लगा देते हैं जल्दी जल्दी में। अब हम ये नहीं देखते हैं कि वो क्वेश्चन कितना होने वाला है, हम फास्ट स्पीड के कारण ना क्या करते हैं, हम स्पीड में क्वेश्चन करने के कारण करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं, और हमें खुशी भी होती है बाद में कि हमने क्वेश्चन कर दिया, कितना इजी क्वेश्चन आया था, हमने तो पहली बार में अटैम्प्ट कर दिया है बड़े अच्छे से। ठीक है, पर यहाँ पे क्या पूछा होता है? इनकरेक्ट, तो वो आपका गलत तो होता है क्वेश्चन, वो आपको निगेटिव भी देके जाता है। तो हमें ये क्वेश्चन सही से पढ़ना है कि इनकरेक्ट पूछा है हमसे, तो ये वाला करेक्ट है। इट रिक्वायर्स ए स्ट्रॉन्ग एसिड कैटलिस्ट ओनली, हम यहीं पर रुक जाते हैं। तो मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि हमारा क्या होता है, टिपिकली या कॉमनली जो यूज़ होता है वो होता है डाइल्यूट NaOH, वो इजीली एक्सेसिबल है इसलिए यूज़ होता है। दूसरा, जब हम उससे रिएक्शन कराते हैं तो हमें कोई मतलब इतनी कुछ इंस्ट्रक्शन लेनी नहीं पड़ती है, वो रिएक्शन करा देता है बहुत इजीली और बहुत फास्ट रेट से कराता है। तो हमें ये समझ नहीं आ रही है इस क्वेश्चन में इसने हमें स्ट्रॉन्ग एसिड कैटलिस्ट ओनली क्यों लिखा है? ये ओनली शब्द आपको ऐसे ही लग रहा है? ओनली मतलब ये बेस की परसेंट में नहीं देगा रिएक्शन, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यही इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है। ये कहना चाहता है कि ओनली स्ट्रॉन्ग एसिड की परसेंट में ये रिएक्शन देगा, ऐसा तो है ही नहीं ना। मैंने तो आपको कंडीशन बताई ही नहीं कुछ कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड ही चाहिए या फिर इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग बेस ही चाहिए। वो तो बेस की प्रेजेंस में अच्छे खासे फास्ट से दे रहा है, रिएक्शन तो देगा एसिड की प्रेजेंस में भी, पर ये ओनली नहीं लगेगा यहाँ पे, क्योंकि बेस की प्रेजेंस में भी दे रहा है ना रिएक्शन, तो ओनली क्यों लगा दिया? अगर यहाँ पे हम ओनली हटा दें कि इस पे लिखा हो इट रिक्वायर्स ए स्ट्रॉन्ग एसिड कैटलिस्ट, तो ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट होगा कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन देगा। पर यहाँ पे ओनली लिखा है, मतलब केवल इसकी प्रेजेंस में नहीं दे रहा है, वो बेस की प्रेजेंस में भी दे रहा है, तो यही वाला जो ऑप्शन होगा इनकरेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन को देख लेते हैं। द प्रोडक्ट इज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बिफोर डिहाइड्रेशन,
जैसा अभी हमने ये वाला देखा है कि बिफोर डिहाइड्रेशन बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन बनना है हमारा। यहाँ पे दिया गया है कि ये कह रहा है कि द प्रोडक्ट इज ए बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बिफोर डिहाइड्रेशन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब इनकरेक्ट हमसे पूछा है, ये करेक्ट हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा, ये वाला जो होगा ये इनकरेक्ट होगा। अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि ये वाला इनकरेक्ट है, यही वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। वैसे आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, मेरा कहने का जस्ट मतलब है कि हमसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है तो इनकरेक्ट ऑप्शन ये वाला होगा हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड कैटलिस्ट ओनली। तो मैंने इसके आगे इनकरेक्ट का सिग्नल लगा दिया और यहाँ पे मैंने इसको ऑप्शन को करेक्ट कर दिया, क्योंकि हमसे यही वाला पूछा है, जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वही हमसे पूछा गया है। ठीक है, मैं आपको बार बार पॉइंट कर रहा हूँ इस चीज़ को, आप कंफ्यूज मत होना इस चीज़ के लिए कि हमसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है, हमने इनकरेक्ट पे आगे सही का निशान लगा दिया है। ठीक है, बाकी हम इनको रीड कर रहे हैं तीनों ऑप्शंस को कि ये क्या क्या दिए गए हैं। तो ये तो करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये भी करेक्ट है। फिर क्या होता है, इट इन्वॉल्व डीप्रोटोनेशन एट द अल्फा हाइड्रोजन पोजीशन। तो ये भी करेक्ट है, मैंने आपको बताया डीप्रोटोनेशन होगा तभी तो वो फॉर्म होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो ये भी होता है इसमें, बस एक यही कंडीशन ऐसी है जो पॉसिबल नहीं है और यही इसका इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मतलब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हमसे इनकरेक्ट पूछा गया तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको इस क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लगा दिया, इसका रीज़न यही है कि इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया हमसे, तो हम इनकरेक्ट पे ध्यान देंगे। इनकरेक्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड कैटलिस्ट की हमें कोई ऐसी नीड नहीं होती है। हमें जो नीड हो सकती है वो हम बेस में भी जब रिएक्शन करा रहे हैं बहुत ईजिली हो रही है रिएक्शन, तो हम एसिड का यूज़ करेंगे ही क्यों। ठीक है, करते हैं वैसे एसिड का यूज़, पर कहने का मतलब ये है कि एसिड में जो होती है वो रिएक्शन का रेट जो होता है वो काफ़ी स्लो होता है, बेस में उसके कंपेरेबल काफ़ी फास्ट होता है। तो हम जिस चीज़ की हमें क्या होता है, हम जैसे कुछ काम कर रहे हैं तो जो चीज़ हमारा इजीली हो रहा है और अच्छे से हो रहा है, फास्ट रेट से हो रहा है, तो हम उसी के साथ वो काम करेंगे। जैसे बेस है यहाँ पे, तो बेस के साथ ही रिएक्शन करेंगे, एसिड के साथ क्यों करेंगे हम रिएक्शन, पर करते हैं, फिर भी करते हैं हम कभी कभी, मतलब स्लो रेट पर करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नंबर ऑफ एल्डोल रिएक्शंस दैट ओकर इन द ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इस ट्रांसफॉर्मेशन में जो हमें दिया गया है प्रोडक्ट मल्टीपल कंडेंसेशन। ठीक है, उसमें कितना होगा, मतलब कितने नंबर ऑफ एल्डोल रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे मतलब एसिटल्डिहाइड दिया गया है, यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड दिया गया है। तो फॉर्मल्डिहाइड में तो कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं होता है, तो वो तो जस्ट इस पर अटैक करेगा, इसके इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, तो यहाँ से हमारा न्यूक्लियोफाइल बनेगा इनोलेट या इनोल, वो यहाँ पर अटैक करेगा जस्ट। तो हमारा कितनी बार बन सकता है, हमें ये पूछा गया क्वेश्चन में कि जो 3 अल्फा हाइड्रोजन दिए गए हैं ये जब बार बार रिमूव होंगे, बार बार बेस आएगा, बार बार रिएक्ट करेगा, बार बार बेस आएगा, फिर रिएक्ट करेगा, तो क्या होगा, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो ये 3 ही बार रिएक्शन दे सकता है। जब ये अल्फा हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे सारे 3 बार के बाद में, मतलब 3 टाइम्स के बाद में जब ये रिमूव हो जाएंगे सारे, तो क्या होगा, आगे रिएक्शन ही नहीं देगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट ही नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा ये। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शायद लास्ट क्वेश्चन है। विच कैटलिस्ट इज टिपिकली यूज्ड इन द एल्डोल कंडेंसेशन। ये आएगा ना टिपिकली वर्ड, अब देख रहे हो टिपिकली मतलब कॉमनली। इस क्वेश्चन में पूछा है कि कॉमनली कौन सा रिएजेंट है ऐसा जो हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में यूज़ करते हैं। ठीक है, हमें वो देखना है। तो यहाँ पे हमें देखो, मतलब हम यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं बच्चे सारे, क्योंकि यहाँ पे हमें एसिड भी दिया गया है, यहाँ पे हमें बेस भी दिया गया है। तो आप सोचोगे कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसने क्वेश्चन ही गलत बना दिया है, क्योंकि एसिड भी दिया है और बेस भी दिया गया है। पर हम इसमें एक बार सोचेंगे सही से कि हमसे पूछा क्या गया है। पूछा तो हमसे टिपिकली यूज लिखा है ना, कि हम उसका मतलब उस रिएक्शन में हम कॉमनली क्या यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको इतनी बार बताया, अभी पिछले 20 मिनट से लगातार यही चीज़ बता रहा हूँ कि हम कॉमनली जो यूज़ करते हैं वो हम बेस का यूज़ करते हैं, हम इसमें एसिड का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम कॉमनली जो यूज़ करते हैं वो बेस का ही यूज़ करते हैं, एसिड का यूज़ कर सकते हैं पर हम यूज़ करते नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डाइल्यूट NaOH। तो अभी आप एसिड लगा दो, ठीक है। पर हाँ, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि आपको मान लिया ये पूरा क्वेश्चन दे दिया है ऐसे ही इसी फॉर्म में, मतलब ये आपको एक टाइप से स्टेटमेंट के बेसिस पे दिया है कि ये चारों स्टेटमेंट है ABCD, और आपसे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि A और B, पहला ऑप्शन है A B करेक्ट है,
दूसरा ऑप्शन मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि BC करेक्ट है। तीसरा मैं बना देता हूँ ABC करेक्ट है। और फोर्थ में बना देता हूँ ओनली B करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आपका, आप देख लीजिए ऑप्शंस, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर यहाँ पे हमें टिपिकली लिखा हुआ है या कॉमनली लिखा हुआ है तो हम ऑप्शन लगाएंगे, यहाँ पे फोर्थ वाला, क्योंकि हमें टिपिकली और कॉमनली दिया गया है क्वेश्चन में। तो हम बी वाला ओनली B लिखेंगे कि ओनली B दे सकता है कॉमनली यूज, जो हम करते हैं, ठीक है। पर अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमें टिपिकली या कॉमनली नहीं लिखा है क्वेश्चन में, बस वो जस्ट हमसे इतना पूछ रहा है विच कैटलिस्ट आर यूज्ड इन एल्डोल कंडेंसेशन, मतलब कौन कौन से कैटलिस्ट है इन चारों में जो एल्डोल कंडेंसेशन में हम यूज कर सकते हैं, ये यूज करते हैं। तो मान लिया टिपिकली नहीं लिखा है तो वहाँ पे हमारा ऑप्शन जो होगा करेक्ट वो होगा A और B, मतलब ये भी करेक्ट होगा और ये भी करेक्ट होगा। तो ये फिर हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना, कि अगर टिपिकली लिखा है कॉमनली लिखा है तो हम बेस का यूज़ करेंगे सिर्फ, ठीक है। और अगर टिपिकली कॉमनली नहीं लिखा है तो हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं, मतलब दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। फिर हमारा ऑप्शन ये वाला करेक्ट होगा, A और B दोनों करेक्ट हो सकते हैं। और अगर टिपिकली लिखा है और आपको 4 स्टेटमेंट दे दी तो हमारे यहाँ पे क्या है ओनली B, जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में लगाया भी है ओनली B, ठीक है। तो यही एल्डोल कंडेंसेशन का एक कंसेप्ट था। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, वहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। वहाँ पे मैंने इस वीडियो में इसलिए नहीं लिया है क्योंकि काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाती, सेम कंसेप्ट है, सेम रिएक्शन है, बस इतना रहेगा कि वो जो 2 मॉलिक्यूल हमारे हम ले रहे हैं इसमें अलग अलग टाइप के, अलग अलग कंपाउंड के, सेम कंपाउंड के जो 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं वहाँ पे हमें वो कंपाउंड के अंदर ही मिलेंगे। इंट्रामोलिकुलर मतलब वो मॉलिक्यूल के अंदर ही दोनों मतलब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन्स भी होंगे और हम उनकी रिएक्शन कराएंगे। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी थोड़ी। आपको ध्यान रखना है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं या तो नीट में या जी में, अल्टरनेटिव ईयर्स में, या फिर मान लेते हैं हम जैसे जनवरी का अटैम्प्ट है, मान लिया जनवरी के अटैम्प्ट में एक क्वेश्चन नहीं आया है यहाँ से एल्डोल रिएक्शन, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि अप्रैल के अटैम्प्ट में ये क्वेश्चन आएगा यहाँ से कुछ ना कुछ। मैं आपको यही सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ आगे, मैं डेली या फिर अल्टरनेटिव डेज आपको एक नेम रिएक्शन से कंसेप्ट दूंगा, ट्रिक दूंगा, और उसके बाद सीधे 4-5 उसके PYQ कराऊंगा और कुछ क्वेश्चंस अपने NCERT के खुद से बना के कराऊंगा। तो उससे क्या होगा, आपको कंसेप्ट समझ में आएगा रिएक्शन का। आपके इस कंसेप्ट के तुरंत बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, 5-10 क्वेश्चन कराऊंगा हर वीडियो में। 20-25 मिनट की वीडियो फॉर्म बनाएंगे हम, 20-25 मिनट में आपको एक कंसेप्ट मिल रहा है, एक रिएक्शन मिल रही है और उसके क्वेश्चन भी मिल रहे हैं करने के लिए, तो आपको दिमाग में सेव हो जाएगा। आप करेंगे इसको, वीडियो को देखेंगे, उसके बाद में आप एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे PPT इसको। मैं आपको इसको टेलीग्राम के चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से देखना इसकी PPT जब आप उठाओगे तो एक बार इसको रिवाइज कर लेना और आपका ये कंसेप्ट पक्का हो गया बिल्कुल एक तरीके से। जब ये एग्जाम में आएगा आप इसका क्वेश्चन पक्का अटेम्प्ट करके आओगे। और मैं आपको लिख के देता हूँ कहीं और से क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, आपको 4 ही जगह से क्वेश्चन पूछेगा। पहली होगी कि वो आपसे कैटलिस्ट पूछेगा, भाई एसिड बेस में आपको फंसाएगा कि टिपिकली यूज कौन सा वाला होगा, या यहाँ पे टिपिकली हटा देगा, फिर आपको दोनों ऑप्शन दे देगा, तो ए भी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कंडेंसेशन और रिएक्शन में डिफरेंस। मैंने जैसा आपको बताया, अगर वो खाली एल्डोल रिएक्शन पूछ रहा है तो वो आपको हीट नहीं देगा, एल्डोल रिएक्शन पूछेगा तो वहाँ पे क्या प्रोडक्ट हमारा फॉर्मेशन होगा, वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। जोन सा भी गिवन रिएक्शन में होगा वो हम देख लेंगे तभी। फिर तीसरा क्वेश्चन हमारा उठता है कि अगर वो कंडेंसेशन दे देता है तो वहाँ पे हमारा कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। फिर हमारा फोर्थ जो होता है, फोर्थ पूछ लेता है हमसे क्रॉस एल्डोल रिएक्शन से कि मान लो 2 कंपाउंड दे दिए, अलग अलग टाइप के दोनों कंपाउंड दे दिए, और वो हमसे पूछेगा कि ये किस टाइप की रिएक्शन शो करेंगे। जैसा वो क्वेश्चन आया भी हुआ है आपका नीट में, उसने पूछा कि ये एसिटोफिनोन दिया हुआ था और वहाँ पे बेंजल्डिहाइड दिया हुआ था, पूछा उसने कि ये कौन सी रिएक्शन शो करेंगे, तो वहाँ पे वो क्रॉस एल्डोल रिएक्शन थी, ठीक है। तो यहीं पे आपका ये खत्म होता है टॉपिक। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक देखूंगा, वही इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन, ठीक है।